अपराध की तह तक जाना है तो देखिए तहकीकात। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। जी हां, अपराध कभी अचानक नहीं होता, उसके पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक साजिश और कई अनकहे सच। जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर छुपा दिया जाता है। कौन है गुनहगार, किसने रची साजिश, और क्यों कानून की नजरों से बचता रहा अपराध? आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर झूठ के पीछे छुपा सच सामने आएगा, सबूत बोलेंगे, गवाह सामने आएंगे और अपराध की हर परत खुलेगी। क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये है तहकीकात। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर में कत्ल का एक ऐसा मामला जिसके खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया। एक डांस टीचर जिसके कदम ताल पर बच्चे नाचना सीखते थे, वही एक नाबालिग बच्चे यानी अपने ही स्टूडेंट के साथ इतनी घिनौनी हरकत करेगा, किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। नाबालिग से यौन अपराध और ब्लैकमेलिंग का यह मामला तब निकलकर सामने आया जब कवर्धा पुलिस ने एक कत्ल के मामले में जांच शुरू की। पुलिस की शुरुआती जांच में जब शक की सुई एक नाबालिग छात्र की तरफ घूमी तो हर कोई दंग रह गया। सवाल यही था कि आखिर एक किशोर जो शिक्षक से डांस सीखता था, वह हत्यारा कैसे बन गया। तहकीकात में देखिए आखिर कैसे एक साथ दो जिंदगियां तबाह हो गईं। एक टीचर जिसकी लाश मिली और एक छात्र जिसने अपने ही टीचर का कत्ल कर दिया। 17 जनवरी 2026 को पुलिस को लालपुर नर्सरी के पीछे सड़क पर युवक का शव मिलने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची। जांच में सामने आया कि युवक के गले पर चाकू से वार किया गया था। जांच में मृतक की पहचान सत्यम दास मानिकपुरी के रूप में हुई। इसके बाद पहुंची पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की, सबूतों और तथ्यों की पड़ताल के दौरान एक ऐसा सुराग मिला जिसने केस की दशा और दिशा दोनों बदल दी। हत्या की वारदात जहां हुई वहां आसपास एक किशोर को देखा गया था। शक गहराने के बाद पुलिस ने जब उस नाबालिग को हिरासत में लिया, उसके बाद छात्र ने हत्या की बात कबूल की, लेकिन साथ ही उसने ये भी बताया कि आखिर किस तरह 27 साल के डांस टीचर ने एक 10वीं क्लास के लड़के की मासूमियत उससे छीन ली। नहीं, वो अकेला लड़का काफ़ी 16 साल का होने के बाद भी हष्ट-पुष्ट है, और वो जो मृतक है वो उससे बहुत कमज़ोर है, और चूँकि इसने चाकू से उसके गर्दन पे वार किए, तो एक बार गर्दन पे वार हो जाने के बाद वो लोगों के सामने शरीफ दिखने वाला डांस टीचर पीछे बच्चे के साथ क्या कर रहा था, इसका किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। डांस मास्टर 10वीं के लड़के के साथ अप्राकृतिक सेक्स करता था और बार बार लड़के पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था। टीचर सेक्स एडिक्ट था जिसने अपनी हवस बुझाने के लिए 10वीं के बच्चे को शिकार बनाया। संगीत की धुन पर ताल और लय बताने वाला डांस टीचर किशोर की जिंदगी से खेलता रहा। 10वीं का छात्र डांस सीखने आता था, लेकिन टीचर की हरकतों के चलते लड़का डरा सहमा रहने लगा और धीरे धीरे वह क्लास से दूरी बनाने लगा। पुलिस को जांच में पता चला कि लड़का चुप रहने लगा था और दोस्तों से भी कम बात करता था, पर इसके पीछे का कारण ना ही परिवार को पता था और ना ही उसके दोस्तों को। शर्मिंदगी और बदनामी के डर से वो चुप रहा, जिसका फायदा डांस टीचर उठाता रहा। धीरे धीरे यही चुप्पी उस लड़के का दम घोंटने लगी और बाद में जिसने गुस्से का रूप ले लिया। लेकिन डांस टीचर फिर भी नहीं माना। ऐसे में जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो गईं, तब 10वीं के छात्र ने अपराध का रास्ता अख्तियार किया। पुलिस पूछताछ में किशोर ने जो बयान दिया, उसके मुताबिक डांस टीचर उस पर लंबे समय से अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। दोनों के बीच अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बने थे। वो टीचर को 3 महीने से जानता था। घटना वाले दिन छात्र ने सत्यम दास को खुद व्हाट्सएप पर कॉल कर बुलाया था। छात्र घर से चाकू लेकर ही निकला था। दोनों स्कूटी पर साथ बैठकर निकले और मौके पर पहुंचते ही छात्र ने चाकू से टीचर का गला रेत दिया। सत्यम दास की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद घबराया हुआ किशोर वहां से भाग गया। देखिए, पुरुष को तो जो टेक्निकल सुराग थे वो मिल गए थे। इसके आधार पर हम उसकी
पूछताछ की, पता लगा कि ये लड़का की जो सारंगढ़ ज़िले में है अभी, वहाँ से इसको हिरासत में लाकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपना जुर्म होना स्वीकार किया है और इसने चाकू से ही उसको मारना बताया। कवर्धा में 17 जनवरी को हुआ ये हत्याकांड पुलिस के लिए भी एक पहेली बना हुआ था कि एक 27 साल के डांस टीचर की आखिर किसने हत्या की और क्यों। लगभग 2 महीने हो चले थे, पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा था। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने करीब 5000 मोबाइल नंबरों का एनालिसिस किया, 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज छान मारे। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और तब कहीं जाकर कड़ियां जुड़ती नजर आई, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर नाबालिग को 15 मार्च को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में नाबालिग छात्र ने बताया कि आखिर किस तरह टीचर उसे प्रताड़ित करता था। सत्यम दास छात्र का इस्तेमाल करता रहा और जब छात्र ने मना कर दिया तो उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शर्मिंदगी और बदनामी के डर से ये बात उसने किसी को नहीं बताई और फिर उसने डांस टीचर को रास्ते से हटाने का फैसला किया। हत्या के बाद आरोपी छात्र ने सत्यम दास का मोबाइल और सिम नदी में अलग अलग जगह फेंक दिए। इसे बाद में पुलिस ने आरोपी की ही निशानदेही पर जब्त किया। हत्या के बाद आरोपी गांव में छिप गया था। इसे बाद में पुलिस ने खोज निकाला। जब तक हम लोग किसी ठोस सबूत पर नहीं पहुंचते तब तक ऐसे कार्रवाई मर्डर जैसे केस में नहीं की जा सकती। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, इसमें कई लोगों को ये भी लगा होगा कि ये अनावश्यक रूप से हमको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जरा भी हमको संदेह होता है या उससे कुछ संबंध लिंक निकलता है तो उससे पूछताछ कई लोगों से पूछताछ की गई है। पुलिस को जब कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगे तब पुलिस ने सत्यम दास के इंस्टाग्राम से लेकर तमाम सोशल साइट पर उसकी ऑनलाइन गतिविधियों की जांच की। पुलिस को इस दौरान उस लड़के के बारे में पता चला जो टीचर की गंदी हरकतों के बारे में जानता था और उसी ने बताया कि उस 10वीं के छात्र को उसी ने टीचर से मिलवाया था। जिसके बाद पुलिस ने इसी आधार पर नाबालिग आरोपी को सारंगढ़ भिलाईगढ़ से हिरासत में लिया, जिसके बाद छात्र ने पूरी सच्चाई बताई। पंडातराई क्षेत्र के एक निजी स्कूल में बच्चों को डांस सिखाने वाला 27 साल का सत्यम दास मानिकपुरी, जिसकी शादी नहीं हुई थी और वो छोटे लड़के को अपनी हवस का शिकार बनाता था। पहले वो उनसे शारीरिक संबंध बनाता और फिर उसी को आधार बनाकर बच्चे को ब्लैकमेल करता था ताकि बार बार लड़के से अप्राकृतिक यौन संबंध बना सके। लेकिन प्राइवेट स्कूल के डांस टीचर की करतूत उसी पर भारी पड़ी, जिसके चलते उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इसी के साथ 10वीं के छात्र का भविष्य जिसकी बलि चढ़ गया। नहीं, अन्य लड़कों से भी कईयों से बनाए हैं उसने, तो चूंकि ये लड़का जो नाबालिग था तो और इसने गिल्टी फील की अपने आप को, गिल्टी में ही इसने इसको मारा है। नाबालिग जो आरोपी है वो उनके चक्कर में कैसे फंस गया सर? कैसे एक लड़का है, इसने उसको बताया था कि एक लड़का ऐसा है जो ऐसा ऐसा करता है और इसी से चूंकि 16 साल का लड़का है तो आकर्षित हुआ वो और एक बार उसके घर में जाके उसने उसके साथ संबंध बनाए। दूसरी बार ये 1-2 महीने बाद फिर से ये संबंध बनाने के लिए और कुछ गिल्टी में उसने हत्या की। एक शिक्षक ने अपने पद की गरिमा और गंभीरता को तार तार कर दिया, जिसके चलते एक 10वीं क्लास का लड़का कातिल बन गया। उस छात्र ने टीचर की काली करतूत को सबके सामने लाने के बजाय टीचर की हत्या करने का रास्ता चुना। नतीजा 56 दिन तक छुपे रहने के बाद पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। पुलिस ने छात्र की गिरफ्तारी के बाद जब उसका फोन खंगाला तो पुलिस को पता चला कि छात्र अपने मोबाइल में हत्या करके बचने के तरीके सर्च कर रहा था। जांच के दौरान नाबालिग के फोन की सर्च हिस्ट्री जब पुलिस ने खंगाली तो उसमें बचने के तरीके से लेकर मोबाइल ट्रैकिंग से बचाव, मनोविज्ञान से जुड़े विषय, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, साउंड प्रूफ कमरा, डर का पैटर्न, मानसिक थकान, सेल्फ हार्म, लड़कियों से बातचीत जैसे कई विषयों पर सर्च पाए गए। ऐसा कबीरधाम पुलिस ने बाद में खुलासा किया। आरोपी छात्र अब बाल संप्रेषण गृह में है। 17 जनवरी को एक व्यक्ति की हत्या हुई थी जिनका नाम सत्यम मानिकपुरी था और अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मार के उनकी हत्या की थी।
सब मिला था, सबको पोस्टमार्टम करा के हमारे द्वारा जो भी टेक्निकल साक्ष्य थे वहाँ उनको खंगाला गया। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों को भी देखा गया। करीब 5000 के करीब जो मोबाइलें थी उनको भी डाटा को खंगाला गया। उससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे और साथ में एक स्कूटी का पे अंतिम रूप से उसको बैठा के ले जाते हुए दिख रहा है आरोपी उसके साथ जा रहा है आरोपी के। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ की, तो पूछताछ पर पता चला है कि एक नाबालिग लड़का है जो जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, उसके द्वारा इसकी चूंकि उसके साथ वो अननेचुरल सेक्स की डिमांड करता था। एक बार वो संबंध बना चुका था, दूसरी बार भी उसके साथ बनाना चाह रहा था। उसी गिल्टी में आके उसने अपने घर से चाकू ला के उसकी हत्या की। एक शातिर तस्कर, ड्रग माफिया, कुख्यात वाहिद उर्फ भैयू लाल, जिसकी मौत अपने आप में रहस्य बनी हुई है। सुरजनी गांव में आखिर क्या हुआ? 2023 से आपराधिक गतिविधियों में सामने आया ये नाम, जिस पर मादक पदार्थ की तस्करी, लूट, डकैती से लेकर हत्या के प्रयास जैसे तमाम मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, 3 राज्यों का वांटेड भैयू लाल, जिसका अंत भी सवालों के घेरे में है। क्या भैयू लाल अपनी ही भूल के चलते मारा गया या उसी के परिवार वालों ने उसकी जान ले ली? आखिर भैयू लाल की पत्नी जो दावा कर रही है, उसकी हकीकत क्या है? ड्रग माफिया का कत्ल, आखिर कातिल कौन? उसे मारने के पीछे किसका हाथ? एफडी ड्रग्स का शातिर तस्कर, ड्रग माफिया, 5000 का इनामी, 19 आपराधिक मामलों में नामजद हिस्ट्री शीटर वाहिद उर्फ भैयू की मौत रहस्य बनी हुई है। जैसे जैसे परतें खुल रही है, हर परत के नीचे नया संदेह, नया संशय और नई साजिश दिखाई दे रही है, जिसका नाम फाइलों में लाल स्याही से लिखा जाता था, जिसकी तलाश में पुलिस महीनों से जाल बिछा रही थी, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही उसकी लाश बरामद होती है। पुलिस को इनपुट मिलता है कि ड्रग्स सिंडिकेट का यह खिलाड़ी अपने घर में छिपा है। पुलिस तुरंत दबिश देती है, घेराबंदी की जाती है, फिर शुरू होती है तलाशी। वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही होती है, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आता। इसके बाद पुलिस टीम निकलती है, लेकिन उसके बाद इमरजेंसी कॉल आता है और कहा जाता है कि जिस माफिया को पुलिस ढूंढ रही है, उसकी घर में ही दम घुटने से मौत हो गई। शुरुआत में दावा किया गया कि डर के कारण दीवान में छिपने की कोशिश में भैयू लाल की दम घुटने से मौत हो गई, लेकिन बाद में भैयू की पत्नी आरोप लगाती है कि पुलिस ने मारपीट की, जिसकी वजह से माफिया भैयू मारा गया। माफिया भैयू की पत्नी रुखसाना ने तो यह भी आरोप लगाए कि उसके नाबालिग बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके साथ मारपीट की गई है। मैंने इनकी शिकायतें 5-6 महीने पहले भी करी थी और अब 1 महीने से भी 181 पे रोज शिकायतें दे रही हूँ, हर 2-3 रोज छोड़ के। ये पुलिस सीतामऊ पुलिस मांग करती है लाखों रुपए की और हर साल इनके ऊपर फर्जी केस बनाती है। इन लोगों ने मेरे को भी धमकाया कि तुझे थाने तक घसीटेंगे, और आज मेरा पति हर साल ही फर्जी केस बनाते रहते हैं। और आज मेरा पति घर आए पेश होने के लिए, हम राह पास कर रहे सोफे बैठे, जैसी सीतामऊ मंदसौर पुलिस घुसी, पहले उन्होंने वीडियो निकाला, कैमरे में वो निकाले, कैमरे खत्म करे, वीडियो निकाला, घसीट के इनको इस कमरे में लाया गया। लाने के बाद इन्होंने चुटकी लाक कर ली अंदर से, हम बाहर से दरवाजे बजाते रहे, इन्होंने मार मार के मार दिया। सीतामऊ एसडीपी टीआई मंदसौर पुलिस की मैंने 6 महीने से शिकायतें दे रही हूँ। मैं मेरे 6 बच्चे हैं और मेरे नाबालिग बेटे को भी ले गए वो, और उसको मार रहे थाने में ले जाके और जान से मार दिया। मेरे 6 बच्चे। आज कौन कौन लोग आए थे? आज टीआई था, एसडीपी था और 5-7 राहुल पुलिस वाला भी जानती हूँ मैं उसे। दो लेडीज पुलिस भी थी और लोग 15-20 आए और 2-3 घंटे तक अंदर रहे वो। और पहले उन्होंने वहां से वीडियो निकाला हाथे के साथ। कितनी बजे? अभी शाम की बात है, मुझे समय मालूम नहीं। 6 बजे। और जब मैं दरवाजे कूटती रही, वो अंदर मारते रहे, वो चिल्लाता रहा और उसे मार डाला जान से।
मैंने कंप्लेंट 6 महीने पहले भी की है कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैंने कोई सुनवाई नहीं, 181 मैंने बहुत कायमी की, कोई सुनवाई नहीं की गई मेरी। ड्रग तस्कर की मौत और पुलिस पर लगते आरोपों के बीच जांच की कमान एएसपी हेमलता कुरील ने संभाली। लेकिन जैसे जैसे क्राइम सीन की परतें खुलती गईं, वैसे वैसे केस और उलझता चला गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते ही इसमें नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दम घुटने से मौत की थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि सिर में गोली का जख्म था। 5 आर्म इंजरी थी, यानी मौत दम घुटने से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई थी। साफ था कि यह हादसा नहीं बल्कि मर्डर था। भैया उर्फ वाहिद की जो हत्या थी वो 18 फरवरी को हो गई थी। उसके तहत जो मर्ग जांच चल रही थी, मर्ग जांच और पीएम रिपोर्ट के आधार पर इसमें धारा 302 की अज्ञात में कायमी की गई थी और इसी के दौरान सर के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था। उसी एसआईटी ने अपनी जांच में कुछ संदिग्धों को बुलाकर पूछताछ की गई। जब उनसे तो जो कड़ाई से उनसे पूछताछ हुई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि भैया और उसकी पत्नी के बीच में कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था और उसी बात को लेकर रुखसाना के द्वारा भैया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जब ये एफएसएल की टीम आई थी वहां पे सर्च करने के लिए, तो उनके द्वारा जब ये बिस्तर पेटी को खोलकर देखा गया तो उसके अंदर एक सीमेंट का गड्ढा था। इसमें 3 आरोपी हैं। इसमें रुखसाना को मुख्य आरोपी बनाया गया है और बबलू और सलमान को साक्ष्य छुपाने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के लिए 201 का आरोपी बनाया गया है। अगर गोली चली तो किसने चलाई? अगर घर के अंदर फायरिंग हुई तो आवाज किसने दबाई? और दम घुटने की थ्योरी आखिर क्यों लॉन्च की गई? मामला बढ़ा तो एसआईटी गठित हुई, लेकिन अब जांच एजेंसी खुद कटघरे में है। इलाके में कानाफूसी भी है। 3 दिन तक समझौते की कवायद की बात भी सामने आई और इसी बीच पुलिस ने शक के आधार पर मोबिन, इमरान, तौहीद और राजू खां को राउंड अप किया। लेकिन जब प्रेस वार्ता हुई तो इन चारों का नाम ही गायब था। न कोई खुलासा, न कोई स्पष्टीकरण। आखिर क्यों इन लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया? क्या ये महज पूछताछ थी या फिर किसी को बचाने की तैयारी? सबसे बड़ा सवाल माफिया भैयू की पत्नी रुखसाना को लेकर है। पुलिस का दावा है कि उसी ने अपने शौहर भैयू पर गोली चलाई। लेकिन सवाल उठता है, क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पत्नी को ट्रिगर दबाना पड़ा? और अगर पिस्टल हमेशा भैयू के पास रहती थी तो वह रुखसाना के हाथों तक कैसे पहुंच गई? इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस अब तक साफ जवाब नहीं दे सकी है। माफिया की मौत का रहस्य यहाँ और गहराता है। पुलिस का कहना है कि एक पिस्टल भैयू के बाथरूम से बरामद हुई थी, लेकिन बाद में दूसरी पिस्टल बरामद होने की बात सामने आती है। ये दूसरी पिस्टल कहां से आई? सूत्र बताते हैं कि हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल किसी राजू के घर से बरामद हुई, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसे भी आरोपी नहीं बनाया गया। सवाल उठ रहा है, क्या किसी को जानबूझकर बचाया जा रहा है? आज अभी भैयू लाला और वाहिद की पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें उसके मृत्यु का कारण फायर आर्म से मृत्यु होना बताया गया है। क्या किस जगह फायर किया गया था और क्या घटना कर रहा है? जो पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है उसमें फायर आर्म से कान के पीछे की साइड से फायर करते हुए उसके जो आंख है उसके सामने से एग्जिट होना बताया गया। परिवारजनों द्वारा जब से ये प्रकरण संज्ञान में आया है तब से ही पुलिस पर काफी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और जिसका लगातार पुलिस खंडन भी कर रही है और उसकी निष्पक्ष जांच करने के लिए जैसे परिजनों द्वारा मांग की गई थी कि उनका जो पीएम है वो मंदसौर में कराया जाए, पैनल से कराया जाए, उनकी सभी मांगे स्वीकार की गई हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा किया जा रहा है उसमें पुलिस उनमें परिवार को साथ में रखकर ही पूरी पारदर्शिता से किया जा रहा है। क्या परिवार वालों ने किसी को शंका जताई है कि इनके द्वारा फायर किया गया है? परिजनों का जो आरोप है उनके द्वारा ये बताया गया है कि पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है और जिससे उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है इसमें ये चीज का पूरी तरह खंडन हो चुका है कि उसके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट की गई है। अब इस पूरे केस में कई किरदार, कई बयान और कई विरोधाभास सामने आ रहे हैं।
एक तरफ ड्रग्स माफिया का कत्ल, दूसरी तरफ संदिग्ध जांच। हालांकि बाद में पुलिस की जांच में सामने आया कि मियां बीवी में पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी पुष्टि पूछताछ के दौरान भैयू लाल के खेत में काम करने वाला सुनील नायक ने की है, जिसके मुताबिक भैयू लाल के पास बार बार लेनदार आ रहे थे। भैयू लाल ने रुखसाना से पैसे देने को कहा, जो उसने अपने पिता के यहाँ रखवाए थे, पर रुखसाना ने मना कर दिया, जिसको लेकर रुखसाना और बबलू से उसका विवाद हुआ, जिसके बाद भैयू लाल की हत्या कर दी गई। जांच अधिकारी के मुताबिक रुखसाना, बबलू और उसके पिता गनी ने ही गर्म पानी से खून के धब्बे मिटाए थे। भैयू लाला की पत्नी रुखसाना, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, बताया जा रहा है कि रुखसाना ने 50 लाख रुपए और 2 किलो सोने के लिए अपने ही पति का कत्ल कर दिया। जो सोना और कैश रुखसाना ने अपने पिता के पास रखवाया था और भैयू लाला रुखसाना पर कैश और सोना लाकर देने का दबाव बना रहा था, क्योंकि भैयू लाला को कई लोगों को रुपए देने थे, पर रुखसाना कैश और सोना वापस नहीं लौटाना चाहती थी और यही दोनों के बीच विवाद का कारण बना। इसी के चलते भैयू लाला की उसने हत्या कर दी। पुलिस जांच में जो तथ्य मिले, उस आधार पर रुखसाना के पिता गनी को भी आरोपी बनाया गया है और ये दोनों फरार हैं। सर्चिंग की गई थी, तो वो जो एफएसएल की टीम है उसको रतलाम से बुलाया गया था। डॉग स्क्वाड वहाँ पे मौजूद था, फिंगरप्रिंट वहाँ पे मौजूद था और चूंकि प्रकरण की पूरी निष्पक्षता से जांच के लिए उनके परिजनों को भी साथ में रखा गया था, जिनके द्वारा अंदर स्वयं की वीडियोग्राफी की जा रही थी। जांच के दौरान जब पहले दिन सर्चिंग हुई थी तो उसमें पूरा एफएसएल टीम के द्वारा ही जांच की गई, उस कमरे की भी जांच की गई, दूसरे रूम की भी जांच की गई और उसके बाद वो कमरा सील कर दिया गया था, क्योंकि परिजनों का कहना था कि मैडम वो आज उनके यहाँ कोई तीसरा का कार्यक्रम था, तो चूंकि बहुत सारे गेस्ट आए थे तो उनको जल्दी फ्री करना था, इसलिए प्रॉपर तरीके से सर्चिंग हो नहीं पाई थी। उसके बाद दूसरे दिन जब सर्चिंग की गई तब एफएसएल टीम भी मौजूद थी, उनके परिजन भी मौजूद थे और उसके बाद जो पिस्टल थी वो जो बाथरूम बना और उसके बाद फिर ये राजा बाबू मंसूरी के पास जब ले गए थे तो उसको कंफर्म हो गया था कि गोली लगी है इसकी? नहीं, राजा बाबू के जो बयान हुए उनके द्वारा ये बताया गया है कि मैडम जब ये लोग लेके आए हैं तभी तो लाइट चली गई थी, मेरे द्वारा सिर्फ उसकी पल्स चेक की गई थी, पल्स में मेरे को समझ में आ गया था कि इसकी डेथ हो गई और आंख वगैरह चेक की थी मैंने और कुछ नहीं। तो आज आपने देखा जुर्म का चेहरा, हमने सच दिखाया है, क्योंकि अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये लड़ाई अभी जारी है। अगली तहकीकात में एक और मामला, एक और साजिश, एक और सच की तह तक जाएंगे, तो देखते रहिए तहकीकात।